दोस्तों, क्या आपने डोमिनो इफेक्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस थियरी का इस्तेमाल एक ऐसे चेन रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है जिसके चलते प्रेजेंट में अकर हुआ कोई इवेंट नियर फ्यूचर में अकर होने वाले कई सक्सेसिव आउटकम्स का कारण बनता है। ये कुछ वैसा ही होता है जैसे पार्किंग में खड़ी किसी एक साइकिल के गिरने से एक के बाद एक वहां खड़ी दूसरी सभी साइकिल्स सिमिलर पैटर्न में गिरने लगती हैं। कॉज एंड इफेक्ट के बीच की रिलेशनशिप को डिक्टेट करने वाले इस फिनोमेना को हम रियल लाइफ में बहुत सी जगह विटनेस करते हैं और उस आज भी हम ऐसे ही एक डोमिनो इफेक्ट की चर्चा करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो 1956 में हुई थी, लेकिन जिसका डोमिनो इफेक्ट साल 2001 के सबसे बड़े ट्रैजिक इवेंट यानी 9/11 का कारण बना था। और दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 26 जुलाई 1956 से, जब इजिप्ट के सेकेंड प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नसेर ने स्विस कनाल को नेशनलाइज करते हुए पैन अरब यूनिटी का नारा लगाना शुरू किया था। रेड सी के सहारे मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन से जोड़ने वाली इस कनाल को नेशनलाइज करने के डिसीजन ने न सिर्फ ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल जैसे प्लेयर्स को इस रीजन से उखाड़ फेंका था, बल्कि यहीं से शुरुआत हुई दोस्तों एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की जिसने मिडिल ईस्ट में अरब नेशनलिज्म को बढ़ाने और एंटी वेस्ट या एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। दरअसल इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मिडिल ईस्ट में एक नई सोच, एक नए विचार का जन्म हो रहा था, और वो ये कि मिडिल ईस्ट के बारे में सोचने या उसे महफूज रखने का जिम्मा सिर्फ उनका ही है जो इस्लाम को मानते हैं, या यूं कहें कि जो खुद को मुसलमान कहते हैं, और उनके अलावा बाकी किसी को भी इस रीजन की लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। इसी विचार के चलते अरेबियन पेनिनसुला समेत पूरे मिडिल ईस्ट ने कई ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स के राइज को विटनेस किया दोस्तों, जिनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी एक सिंगल एजेंडा से इन्फ्लुएंस थे। और दोस्तों, वो एजेंडा था मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करना। एग्जाम्पल के लिए ईयर 1979 से 1989 के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातोल्ला रुहोल्लाह खुमैनी, जो ताउम्र पश्चिमी प्रभाव यानी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कट्टर आलोचक रहे, या ईयर 1969 से 2001 के बीच लिबिया पर राज करने वाले मुअम्मर गद्दाफी, जिन्हें मॉडर्न टाइम में वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का सबसे बड़ा वोकल क्रिटिक माना जाता था। यानी अगर ठीक से देखा जाए दोस्तों, तो गमाल अब्देल नसेर द्वारा शुरू किया गया डोमिनो इफेक्ट आगे चलकर खुमैनी और गद्दाफी से लेकर हफेज अल असद और यसेर अराफात जैसे लोगों की मानसिकता में देखे गए एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट का कारण बना था, और कहीं ना कहीं इसी विचार ने सऊदी अरेबिया के एक बिलियनर को वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में ट्रांसफॉर्म करने का काम किया था। दोस्तों, ये वो बिलियनर है जिसे आज हम सब ओसामा बिन लादेन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि खुमैनी और गद्दाफी की ही तरह बिन लादेन भी वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का कट्टर आलोचक था, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मक्का और मदीना की पावन धरती पर अमेरिकन सोल्जर्स अपने कदम रखें। जब 1990 में सद्दाम हुसैन लेड इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया था, तो सऊदी मोनार्की को ये डर सताने लगा कि सद्दाम का अगला निशाना शायद उनका देश हो सकता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के साथ हुई जंग के बाद इराक इकोनॉमिकली काफी वीक हो चुका था, और सऊदी में मौजूद ऑयल फील्ड्स उसके वॉर एफर्ट्स को लॉन्ग टर्म तक फ्यूल करने का दमखम रखती थी। लिहाजा अपने आप को सद्दाम के अटैक से सिक्योर करने के लिए सऊदी के किंग फहद ने आनन फानन में यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डिक चेनी से मिलने का फैसला किया, जिसके बाद डिक चेनी ने रीजन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के बदले इराक के खिलाफ मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात कही। जब ओसामा को इस बात का पता चला तो वो तुरंत किंग फहद के पास पहुंचा और उसने किंग से रिक्वेस्ट की कि वो अमेरिकन मिलिट्री एड को रिजेक्ट कर दे। ओसामा ने किंग फहद को ये भरोसा दिलाया कि उनके पास मौजूद अरब लीजन के वॉरियर्स इराक के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और इसीलिए उन्हें अमेरिकन की कोई जरूरत नहीं है। ओसामा के इस ऑफर को सुनकर किंग फहद ने उससे पूछा कि वो इराक के केमिकल और बायोलॉजिकल आर्सेनल का कैसे सामना करेगा, जो ऑलरेडी ईरान में आतंक मचा चुके हैं। तो इसके जवाब में ओसामा ने कहा कि वो फेथ यानी विश्वास के सहारे अपने आप को सद्दाम के हर वेपन से डिफेंड करेगा। किंग फहद को ओसामा की यह बात कुछ हजम नहीं हुई, और उन्होंने ओसामा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए अमेरिका के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बस ये बात ओसामा को ऐसी चुभी दोस्तों कि वो अमेरिका का जानी दुश्मन बन गया, और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था अमेरिका की तबाही। उसने अपने वॉर अगेंस्ट अमेरिका के एजेंडा को फुलफिल करने का काम सबसे पहले 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंडरग्राउंड पार्किंग गराज में बॉम्ब प्लांट करने से किया, जिसमें कुछ 6 लोगों की जानें गई थी। इसके बाद उसने 1998 में नायरोबी, केन्या और तंजानिया में मौजूद यूएस एम्बेसी पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, और ईयर 2000 आते आते तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने यमन के पोर्ट पर खड़े अमेरिकन नेवी के एक शिप को डिस्ट्रॉय करवा दिया।
लेकिन उसके सबसे बड़े हमले का शिकार दोस्तों साल 2001 का 11 सितंबर रहा, जिसने यूएस को पहली बार ये महसूस करवाया कि जब तक उसामा जिंदा है तब तक अमेरिकन अफ्रीका या मिडिल ईस्ट तो क्या अपने होम सॉइल पर भी सेफ नहीं है। क्या हुआ था उस दिन, किस तरह 9/11 के डेडली प्लान को एग्जीक्यूट किया गया था, आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स, द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ 9/11। तो जनरली 9/11 के अटैक को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन असल में ये कोई एक अटैक नहीं था, बल्कि इस दिन अमेरिका में कुल 4 अटैक्स हुए थे जिन्हें 19 हाईजैकर्स ने मिलकर अंजाम दिया था। इस पूरे अटैक का ब्रीडिंग ग्राउंड बना था यूएसए का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहां मौजूद बॉस्टन और डलस जैसे एयरपोर्ट से ही हाईजैकर्स ने प्लेन को बोर्ड किया था। जिन 4 प्लेन्स में ये हाईजैकर्स एंटर हुए थे उनका नाम था फ्लाइट 11, फ्लाइट 175, फ्लाइट 77 और फ्लाइट 93। सबसे पहले अगर फ्लाइट 11 और फ्लाइट 175 की बात करें तो इन दोनों ही फ्लाइट्स को बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरना था, और इसी तरह फ्लाइट 77 का काम वॉशिंगटन के डलस एयरपोर्ट से पैसेंजर्स को पिक करके उन्हें एलए ड्रॉप करना था। सिमिलरली फोर्थ एंड लास्ट फ्लाइट यानी फ्लाइट 93 का ट्रैवल पाथ न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को के बीच में था, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो इन फ्लाइट्स के बीच एक कॉमन पैटर्न नजर आता है, और वो ये कि ये सारी की सारी फ्लाइट्स यूएस के ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद सिटीज से उसके वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद सिटीज पर जाने वाली थी। इस तरह की फ्लाइट्स को ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इनका काम कॉन्टिनेंट के एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट करना होता है। हाईजैकर्स ने जानबूझकर इन फ्लाइट्स को इसके लिए चूज किया था क्योंकि इस तरह की फ्लाइट्स की फ्यूल कैपेसिटी दूसरी फ्लाइट से काफी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए उस दिन फ्लाइट 175 में कुछ 9100 गैलन फ्यूल था, एंड सिमिलरली फ्लाइट 93 का फ्यूल टैंक कुछ 5500 गैलन फ्यूल से भरा हुआ था। 9/11 से जुड़ी एक थ्योरी में यह भी माना जाता है कि वैसे तो हाईजैकर्स का ओरिजिनल प्लान इन फ्लाइट्स को क्रैश करने का ही था, लेकिन उन्होंने इस तरह की हाई फ्यूल वाली फ्लाइट को शायद इसलिए भी चूज किया था कि अगर किसी सिचुएशन में वो इन फ्लाइट्स को उनके टारगेटेड लोकेशन में क्रैश ना कर पाए तो वो इन्हें लेकर पैसेंजर्स के साथ यूएस बॉर्डर से बाहर निकल सके और फिर इन हाईजैक्ड पैसेंजर्स का इस्तेमाल किसी और तरीके से किया जा सके। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत दोस्तों 11 सितंबर की सुबह 5:45 पर तब हुई जब हाईजैकर मोहम्मद अता और अब्दुल अजीज अल उमारी अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मौजूद पोर्टलैंड इंटरनेशनल जेट पोर्ट से सिक्योरिटी चेक इन को पास करके बॉस्टन के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें अपनी हाईजैक टीम के बाकी 3 मेंबर्स को ज्वाइन करना था। इन दोनों हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर यानी मोहम्मद अता एक ट्रेन्ड इजिप्शियन पायलट था जिसका काम प्लेन को रीरूट करके उसे क्रैश करना था, और अता की उम्र 33 साल थी और ये सभी 19 हाईजैकर्स में से सबसे बड़ा था। एक तरफ पोर्टलैंड से फ्लाइट लेकर अता और अजीज बॉस्टन पहुंच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बॉस्टन एयरपोर्ट में 3 अन्य हाईजैकर्स जिनका नाम वलीद शहरी, वैल शहरी और सतम सुकानी था, उनकी एंट्री हुई। जब ये 3 हाईजैकर्स बॉस्टन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर पहुंचे तो उन्हें FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर पैसेंजर स्क्रीनिंग सिस्टम ने पोटेंशियल रिस्क के तौर पर आइडेंटिफाई किया। दरअसल FAA यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की एक गवर्नमेंटल एजेंसी है जिसका काम सिविल एविएशन को रेगुलेट करना होता है, और ये एजेंसी उस समय यूएस की एविएशन की सभी फ्लाइट्स में बोर्ड करने वाले हर एक पैसेंजर के डेटा को अपने एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए मॉनिटर किया करती थी ताकि फ्लाइट को किसी भी तरह के अनसीन थ्रेट से बचाया जा सके। और जब वैल शहरी और सतम सुकानी इस स्क्रीनिंग सिस्टम से पास हुए तो उन्हें भी इस सिस्टम ने पोटेंशियल रिस्क मानते हुए रोक दिया, जिसके बाद बॉस्टन एयरपोर्ट अथॉरिटी तीनों हाईजैकर्स को थरली एग्जामिन करने के लिए ले गई। लेकिन दोस्तों FAA के इस एग्जामिनेशन सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स थे। इनमें पहला लूप होल ये था कि पोटेंशियल रिस्क की तरह आइडेंटिफाई होने के बाद भी पैसेंजर से जनरली ID प्रूफ नहीं मांगा जाता था, और इसीलिए हाईजैकर्स ID शो करने से बच गए। दूसरा लूप होल ये था कि एग्जामिनेशन के दौरान अथॉरिटीज बस पैसेंजर्स के लगेज को चेक किया करती थी कि कहीं उसमें कोई एक्सप्लोजिव या कुछ और इलीगल ऑब्जेक्ट तो नहीं है। लेकिन यहाँ एक तीसरा लूप होल भी था जो आगे चलकर इन हाईजैक्स का सबसे प्राइम रीजन बनकर सामने आया था, और दोस्तों वो लूप होल ये था कि कोई भी पैसेंजर अपने साथ फ्लाइट में 4 इंच से छोटे नाइफ और पेपर स्प्रे को कैरी कर सकता था। दरअसल उस दौरान
यूएस एविएशन की फ्लाइट्स में बहुत से लोग फ्रूट्स कैरी किया करते थे और इसीलिए FAA की रूल बुक में 4 इंच से छोटे नाइफ्स को कैरी करने की परमिशन ग्रांटेड थी ताकि पैसेंजर्स ट्रैवल के दौरान फ्रूट्स को कट कर सकें। जब बॉस्टन एयरपोर्ट पर तीनों हाईजैकर्स की स्क्रीनिंग हो रही थी तब उनके बैग से भी 3.5 इंच के नाइफ्स और कुछ रेड पेपर स्प्रे की बॉटल्स अथॉरिटी के हाथ लगी और सिमिलरली कुछ ऐसा ही सामान पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर भी अत्ता और अजीज के पास और फ्लाइट 175 और फ्लाइट 77 और फ्लाइट 93 के हाईजैकर्स के पास से भी बरामद हुआ। लेकिन क्योंकि उस दौरान इस तरह की चीजों को अपने साथ कैरी करना अलाउड था, इसीलिए अथॉरिटीज ने सभी हाईजैकर्स को प्लेन बोर्ड करने दिया और रिपोर्ट्स बताती हैं कि FAA के सिस्टम में इस तरह के लूपहोल्स का पता लगाने के लिए इन हाईजैकर्स ने कई दिनों तक एयरपोर्ट के बोर्डिंग प्रोसेस को स्टडी किया था। इनफैक्ट ऐसा करते हुए 11 मई 2001 को मोहम्मद अत्ता को तो बॉस्टन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अरेस्ट भी किया था, लेकिन बाद में उसे इसलिए रिलीज कर दिया गया क्योंकि उसके पास से कोई रिकॉर्डिंग कैमरा या दूसरा मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट रिकवर नहीं हुआ था। यानी अगर उस दौरान FAA का एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरह के लूप होल से भरा हुआ नहीं होता तो इस ट्रैजिक इवेंट को अगर होने से पहले ही रोका जा सकता था। सिमिलरली अगर अथॉरिटीज बॉस्टन एयरपोर्ट से बोर्ड होने वाले 10 हाईजैकर्स के पास गए इन कॉमन आइटम्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेती या 11 मई को अरेस्ट हुए अत्ता से ठीक से पूछताछ की जाती तो भी शायद 9/11 की कहानी कुछ और होती। लेकिन सैडली ऐसा कुछ नहीं हुआ और 7:59 पर 9/11 की सबसे पहली फ्लाइट यानी फ्लाइट 11 ऑफिशियली बॉस्टन से टेक ऑफ कर गई। इस फ्लाइट में कुल 92 लोग थे जिनमें 11 क्रू मेंबर्स, 76 पैसेंजर्स और 5 हाईजैकर्स थे। मोहम्मद अत्ता जिस सीट पर बैठा था उसका नंबर था 8D और इसी तरह अब्दुल अजीज की सीट थी 8G, वलीद शहरी की सीट थी 2B, वैल शहरी की सीट थी 2A और सतम सुकानी की सीट थी 10B। और दोस्तों टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनटों बाद करीब 8:14 पर हाईजैकर्स ने अपना काम शुरू किया और वो अपने पास मौजूद नाइव्स और पेपर स्प्रे से फ्लाइट अटेंडेंट्स और पैसेंजर्स को निशाना बनाते हुए प्लेन के कॉकपिट में घुसने की कोशिश करने लगे। इसके ठीक 1 मिनट बाद यानी 8:15 पर बॉस्टन एयरपोर्ट के रनवे से फ्लाइट 175 ने भी अपनी उड़ान भरी जिसमें 9 क्रू मेंबर्स और 51 पैसेंजर्स के साथ 5 हाईजैकर्स ट्रैवल कर रहे थे। इन हाईजैकर्स का नाम था फैज अहमद, अहमद अल घमडी, हमजी अल घमडी, मरवान शेही और मोहान शहरी। और दोस्तों 8:19 पर 9/11 अटैक्स की फर्स्ट कैजुअलिटी तब अकर हुई जब फ्लाइट 11 की सीट नंबर 9B पर बैठे डैनियल M11 हाईजैकर्स को कॉकपिट में एंटर करने से रोकने की कोशिश करने लगे। डैनियल 4 साल इजरायली आर्मी में सर्व कर चुके थे और जिस तरह हाईजैकर्स कॉकपिट में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे उसे देखते हुए उन्हें यह आभास हो गया था कि इन टेररिस्ट के इरादे प्लेन को हाईजैक करके सिर्फ रैंसम वसूलने या अपने किसी साथी को छुड़ाने के नहीं है। हालांकि दोस्तों उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही और एक हाईजैकर ने पीछे से आकर उन्हें मल्टीपल टाइम स्टैब किया जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इसी दौरान हाईजैकर्स कॉकपिट में घुसकर पायलट जॉन ओगोनॉस्की को न्यूट्रलाइज करने में भी कामयाब हो गए और अब इस फ्लाइट का टोटल कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। 8:21 पर FAA की ट्रैफिक कंट्रोल टीम को ये एहसास हुआ कि फ्लाइट 11 अपने नेचुरल कोर्स से डेविएट कर चुकी है और अब वो LA की ओर जाने की बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मूव कर रही है। इसी दौरान फ्लाइट के अंदर मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट बेटी एन ओंग ने एक इन फ्लाइट फोन के जरिए हाईजैकिंग की खबर ग्राउंड पर्सनल को दी और हाईजैक की इस खबर के कंफर्म होने से ठीक 1 मिनट पहले यानी 8:20 पर तीसरी फ्लाइट यानी फ्लाइट 77 ने भी अपनी उड़ान भर ली जो डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से LA की तरफ जा रही थी। दोस्तों इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स, 53 पैसेंजर्स और 5 हाईजैकर्स थे जिनका नाम था नवाफ हाजमी, सलीम हाजमी, खालिद मिडार, हानी हंजूर और मजेद मुकेत। यानी 8:20 तक 4 में से 3 फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और इन सभी फ्लाइट में 5 हाईजैकर्स बैठे थे जिनमें से फ्लाइट 11 वाले 5 हाईजैकर्स अपना काम कर चुके थे। 8:24 पर फ्लाइट 11 को फ्लाई कर रहे हाईजैकर मोहम्मद अत्ता ने पैसेंजर्स को मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए कॉकपिट से ट्रांसमीटर ऑन किया, लेकिन गलती से उसने एक बटन दबा दिया जिससे उसका मैसेज पैसेंजर्स को जाने के बजाय एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम के पास पहुंच गया। और इसके बाद 8:37 पर अत्ता का ये ट्रांसमिशन बॉस्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम को मिला जिन्होंने इसकी जानकारी तुरंत न्यूयॉर्क में मौजूद एयर डिफेंस सेक्टर को दी, जिसके बाद मैसेच्यूसेट्स के ओटिस एयर बेस से 2 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाइट 11 को लोकेट और फॉलो करने के लिए रवाना किए गए।
यानी 8:37 तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि फ्लाइट 11 को हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यहाँ ये थी कि इस अटैक की फोर्थ एंड लास्ट फ्लाइट 93 जो अभी भी न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर खड़ी थी, उसे इस इंफॉर्मेशन के बाहर आने के 5 मिनट बाद यानी 8:42 पर टेक ऑफ करने की परमिशन दे दी गई। ये FAA और US एविएशन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि हाईजैक की इंफॉर्मेशन बाहर आने के बाद अगर फ्लाइट 93 को एक बार रूटीन चेकअप के लिए भी रोक लिया गया होता तो शायद इस फ्लाइट में मौजूद 7 क्रू मेंबर्स और 33 पैसेंजर्स की जान बच जाती। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं और 8:42 पर यह फ्लाइट भी टेक ऑफ कर गई, जिसमें 4 हाईजैकर्स थे। और दोस्तों, इसके बाद 8:46 पर मौत का तांडव शुरू हुआ। सबसे पहले फ्लाइट 11 न्यूयॉर्क मैनहट्टन में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 9 टावर पर जाकर टकराई और अत्ता ने इस फ्लाइट को टावर के 93rd और 99th फ्लोर के बीच हिट किया। जब इस जेट में मौजूद हजारों गैलन फ्यूल बाहर निकलकर बर्न होने लगा तो उससे इतनी गर्मी पैदा हुई दोस्तों कि बिल्डिंग के सभी पार्ट्स एक एक करके जलने लगे। फ्लोर्स के बीच का कनेक्शन टूट गया, जिसके चलते कई लोग बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपने आप को बचाने की नाकामयाब कोशिश करने लगे और लोगों को इस तरह जंप करने की कई दर्दनाक तस्वीरें आज भी इंटरनेट में मौजूद हैं, जिनमें से सबसे फेमस तस्वीर है ये, जिसे द फॉलिंग मैन कहा जाता है। 8:50 पर इस इंसिडेंट की जानकारी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को दी गई, जो उस समय फ्लोरिडा के एक एलिमेंट्री स्कूल को विजिट कर रहे थे। बुश को यह जानकारी उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड ने दी थी। हालांकि जॉर्ज बुश ने इस इंसिडेंट को यह सोचकर लेट गो कर दिया कि जरूर प्लेन को फ्लाई कर रहे पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा, जिसके चलते प्लेन इस तरह क्रैश हो गई। असल में बुश को यह यकीन ही नहीं था कि दुनिया की कोई भी ताकत इस तरह का हमला US में करवा सकती है। और दोस्तों, इसके ठीक 13 मिनट बाद यानी 9:03 पर फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से जाकर टकराई, जिसने टावर को 77th और 85th फ्लोर के बीच हिट किया। 9:05 पर प्रेसिडेंट बुश को इस सेकंड क्रैश की जानकारी तब मिली जब उनके एक गार्ड ने रूम में आकर उनसे धीरे से कानों में कहा कि अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन इसके बावजूद एक्ट करने के बजाय प्रेसिडेंट बुश नेक्स्ट 7 मिनट तक बच्चों के लिए द पेट कोड का चैप्टर रीड करते रहे और यहाँ 2-3 चीजें बड़ी हैरान करने वाली थी। नंबर 1 कि जब प्रेसिडेंट बुश को 8:50 पर फर्स्ट क्रैश की जानकारी मिल गई थी तो उन्होंने सेकंड क्रैश को रोकने के लिए कोई भी प्रयास क्यों नहीं किया। नंबर 2 कि सेकंड क्रैश का पता चलने के बावजूद भी वो अगले 7 मिनट तक रीडिंग एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि इस तरह के और भी पॉसिबल अटैक हो सकते हैं। और इसके बाद नंबर 3 कि इस पीरियड की जो फुटेजेस या वीडियोस पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, उन्हें देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि प्रेसिडेंट बुश की बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कोई शॉक होने वाला रिएक्शन था। और दोस्तों, शायद यही वजह थी कि 9/11 से जुड़ी सबसे फेमस कंस्पिरेसी थियरी में ये क्लेम किया जाता है कि अमेरिका ने जानबूझकर 9/11 अटैक कराए थे ताकि वो अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ सके। हालांकि ये सिर्फ एक पॉपुलर थियरी है दोस्तों, और इसे किसी भी तरह वैलिडेट कर पाना बेहद मुश्किल है। खैर दोस्तों, इसके बाद 9:08 पर फाइनली FAA ने सभी फ्लाइट्स के टेक ऑफ पर टेम्पररी बैन लगा दिया और इसके 20 मिनट बाद यानी 9:20 पर फ्लाइट 93 को भी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया और अब ये फ्लाइट अपना रूट चेंज करके सैन फ्रांसिस्को जाने की बजाय वॉशिंगटन DC की तरफ मूव करने लगी। जब अथॉरिटीज को इस बात का पता चला तो उन्होंने 2 F-16 एयरक्राफ्ट को तुरंत इस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देने का ऑर्डर दिया, लेकिन क्योंकि इन पायलट्स के पास अपने F-16 एयरक्राफ्ट को वेपन से लैस करने का वक्त नहीं था, इसलिए डिसाइड किया गया कि वो ग्राउंड पर मौजूद सिविलियंस को बचाने के लिए अपने एयरक्राफ्ट सीधा फ्लाइट 93 से कोलाइड कर देंगे। और दोस्तों, 9:32 पर तीसरी फ्लाइट यानी फ्लाइट 77 पेंटागन की बिल्डिंग से जाकर टकराई, जिसके बाद अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार स्कटाना यानी SCATANA यानी प्लान फॉर द सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ एयर ट्रैफिक एंड एयर नेविगेशन एड को लागू कर दिया गया। दोस्तों, ये किस्म का नेशनल प्रिपेयर्डनेस प्लान था जिसे सिर्फ किसी नेशनल इमरजेंसी में ही एक्टिवेट किया जाता था, लेकिन क्योंकि 9/11 से पहले US ने कभी इस तरह की सिचुएशन को फेस नहीं किया था, इसलिए यह प्लान इससे पहले कभी एक्टिवेट नहीं हुआ था। दोस्तों, इस प्लान के एक्टिवेट होते ही यूनाइटेड स्टेट्स में किसी भी प्लेन की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई और अब टेररिस्ट द्वारा हाईजैक लास्ट फ्लाइट यानी फ्लाइट 93 वॉशिंगटन की तरफ बढ़ने लगी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर हुए अटैक्स को देखते हुए US ऑफिशियल्स को ये अंदाजा लग गया कि फ्लाइट 93 का टारगेट स्पॉट या तो वॉशिंगटन में मौजूद व्हाइट हाउस है, जो प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस है, या उनका टारगेट पास में ही मौजूद कैपिटल हिल है, जिसमें US का पार्लियामेंट है।
एक तरफ ग्राउंड अथॉरिटीज इन दोनों ही बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करने का काम कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ F-16 एयरक्राफ्ट्स फ्लाइट 93 को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि दोस्तों, फ्लाइट 93 वाशिंगटन डीसी तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि फ्लाइट में मौजूद 33 पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स पर हमला बोल दिया, जिसके बाद ये फ्लाइट बीच में ही शैंक्सविल के एक फील्ड में क्रैश हो गई। और दोस्तों, इसके बाद सुबह 9:59 पर पहले साउथ टावर का बचा हुआ हिस्सा और फिर 10:28 पर नॉर्थ टावर का रिमेनिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, जिसके चलते इन बिल्डिंग्स में मौजूद सिविलियंस के साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस डिपार्टमेंट्स के भी कई ऑफिसर्स की जान चली गई। 8:46 पर शुरू हुए इन सीरीज ऑफ अटैक्स ने 2 घंटे से भी कम समय में 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अटैक्स में इंजर्ड हुए बाकी 25,000 लोगों को भी कुछ ऐसे जख्म मिले जिन्हें वो ताउम्र भूल नहीं पाए। अटैक से कुछ देर बाद ही न्यूज चैनल्स पर ओसामा बिन लादेन का चेहरा पॉप करने लगा और वैसे तो ओसामा ने इनिशियली इन अटैक से खुद को दूर कर लिया था, लेकिन 2004 में उसकी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो 9/11 की जिम्मेदारी लेता नजर आया। ओसामा का कहना था कि 9/11 का ये अटैक इसलिए किया गया था क्योंकि यूएस मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा था, लेकिन उसने इस दौरान इन अटैक्स के लिए मल्टीपल रीजंस को कोट किया था, जैसे पहला यूएस का इजराइल को सपोर्ट करना, चेचनिया में मुस्लिम्स पर हो रही अट्रॉसिटी और सऊदी में यूएस ट्रूप्स का प्रेजेंट होना एटसेट्रा। 9/11 के बाद प्रेसिडेंट बुश ने न्यू जर्सी के गवर्नर थॉमस कीन की चेयरमैनशिप में 9/11 कमीशन का गठन किया और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद को इन अटैक्स का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट प्रोक्लेम किया, जिसे 2003 में ही पकड़कर ग्वांटानामो बे डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। हालांकि दोस्तों, खालिद के इस अरेस्ट के बावजूद यूएस ने अपने काउंटर मेजर्स पर रोक नहीं लगाई क्योंकि उसका असली टारगेट तो अफगानिस्तान में छुपा ओसामा था और 9/11 के बाद से शुरू हुआ यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट मैनहंट तकरीबन 10 सालों तक चला और आखिरकार 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान के एबटाबाद में अपने गुनाहों की सजा पाई। कंक्लूजन दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि जिन आतंकी गतिविधियों को ओसामा ने अंजाम दिया था उसकी न्याय संगत सजा उसे मिली है, लेकिन 9/11 के इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि इस इवेंट के लिए FAA जैसी एजेंसी से लेकर खुद यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि शायद उस दिन अगर इनमें से कुछ लोगों ने अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म किया होता तो इस हमले के इम्पैक्ट को काफी हद तक कम किया जा सकता था। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, 9/11 का असली कसूरवार कौन है, बिन लादेन, FAA या बुश? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।